बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ 9th की केमिस्ट्री के साथ। लेकिन लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल इजी केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैंने आपके साथ बात डिस्कस करनी है कि हमारे पास जो है 9th की केमिस्ट्री की बुक जो है वो चेंज हो चुकी है। ठीक है, जो पिछली जितनी भी 9th की केमिस्ट्री की वीडियोस थी वो पुरानी बुक के लिहाज से दी गई थी। अब जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट जितनी भी वीडियोस आएंगी वो हमारे पास जो है 9th की नए सिलेबस के मुताबिक आएंगी। ठीक है, ये हमारे पास 9th की न्यू बुक है। ठीक है, तो इसके लिहाज से ही नेक्स्ट वीडियोस अपलोड की जाएंगी, इसलिए ये जितनी भी वीडियोस होंगी उनको लाइक करना और आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर से। हमारे पास है जी 9th की केमिस्ट्री, इसका चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, और लेक्चर नंबर 1 है जिसमें हमने पढ़ना है कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है। ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री से पहले हम लोग जो है वो शुरुआत करते हैं जी साइंस से। तो साइंस की हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं कि साइंस में हम लोग स्टडी करते हैं जी नेचर को, स्टडी ऑफ नेचर। ठीक है, साइंस में हम लोग स्टडी किसको करते हैं, नेचर को। ठीक है, नेचर को स्टडी करने के लिए हम लोग जो हैं वो 3 स्टेप्स फॉलो करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है हमारे पास जी ऑब्जर्वेशंस आता है, यानी कि मुशाहदात करना। सेकंड पे हमारे पास आता है जी एक्सपेरिमेंट्स, यानी हम इसमें तजर्बात करते हैं। ठीक है, और थर्ड पे हमारे पास आता है जी कंक्लूजन्स, नताइज अख़ज़ करना। ठीक है, तो साइंस जो है इसमें हम लोग नेचर को स्टडी करते हैं। ठीक है, और नेचर को स्टडी करने के लिए हम लोग जो हैं वो 3 स्टेप्स फॉलो करते हैं, जिसमें से सबसे पहला हमारे पास आता है जी ऑब्जर्वेशंस का, उसके बाद हमारे पास आता है जी एक्सपेरिमेंट्स का, और थर्ड पे हमारे पास आता है कंक्लूजन्स का। ठीक है, यानी सबसे पहले हम इनकी मुशाहदात करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर तजर्बात किए जाते हैं और उसके बाद जो है वो उसमें से कंक्लूजन्स यानी नताइज अख़ज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो साइंस की ब्रांच है जी केमिस्ट्री। साइंस की ब्रांच कौन सी है, केमिस्ट्री है, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो डील करना है। तो केमिस्ट्री की हम लोग जो है यहाँ पर डेफिनेशन करते हैं कि ये ब्रांच ऑफ साइंस है, ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम लोग डील करते हैं कंपोजिशन को, इसके अलावा हम लोग इसमें डील करते हैं जी स्ट्रक्चर को, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ का भी मुताला किया जाता है। ठीक है, यानी कि जिसमें हम लोग जो हैं तमाम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जितने भी होंगे, ठीक है, उनकी कंपोजिशन देखते हैं, हम उनकी स्ट्रक्चर देखते हैं और हम उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं। ठीक है, इसे हम लोग नाम देते हैं जी केमिस्ट्री का। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखते हैं जी जितने भी केमिकल एंड फिज़िकल चेंजेस, यानी जितने भी केमिकल और फिज़िकल चेंजेस है उनका मुताला भी किस में किया जाता है जी, केमिस्ट्री में। ठीक है, और हम लोग लॉस और प्रिंसिपल्स का मुताला करते हैं कि वो कौन से कानून हैं, ठीक है, जिनकी वजह से इनमें चेंजेस आ रही हैं। ठीक है, उनका मुताला भी हम किस में करेंगे, केमिस्ट्री के अंदर ही करेंगे। ठीक है, यानी कि साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम तमाम एलिमेंट्स और कंपाउंड की कंपोजिशन का मुताला करते हैं, हम इनकी स्ट्रक्चर का मुताला करते हैं, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज़ का मुताला किया जाता है, ठीक है,
और जितने भी इसमें होने वाली केमिकल और फिज़िकल चेंजेस हैं उनका मुताला, और जितने भी लॉज और प्रिंसिपल्स हैं जिसकी वजह से इसमें केमिकल और फिज़िकल चेंजेस आ रहे हैं उनका मुताला जो है वो भी हम लोग किस में करते हैं जी, केमिस्ट्री में करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने लिखा कि हम कंपोजिशन का मुताला करते हैं, तो कंपोजिशन का मतलब क्या होगा। ठीक है, कंपोजिशन का मतलब होता है कि हम लोग देखते हैं परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, परसेंटेज का मुताला जो है जितने भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं उनकी परसेंटेज का मुताला किया जाता है। ठीक है, कंपोजिशन के अंदर। कंपोजिशन के अलावा हम लोगों ने जो है वो यहाँ पर बात की थी कि हम लोग इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, तमाम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं कि जो अरेंजमेंट होती है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की अरेंजमेंट देखी जाती है जी स्ट्रक्चर में। ठीक है, और फिज़िकल और केमिकल चेंजेस की हमने बात की थी, तो फिज़िकल और केमिकल चेंजेस जो हैं वो हमारे पास किस वजह से आते हैं, ये हमारे पास आते हैं जी ड्यू टू एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन वर्ड का मतलब होता है जज़ब होना, या फिर हमारे पास एवोल्यूशन का मतलब होता है खारिज होना। ठीक है, यानी एनर्जी की जब एब्जॉर्प्शन या एवोल्यूशन होती है, ठीक है, इसके नतीजे में हमारे पास फिज़िकल और केमिकल चेंजेस आती हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक अभी जो है वो हमने केमिस्ट्री की बात की है कि केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें तमाम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की कंपोजिशन, उनकी स्ट्रक्चर, उनकी प्रॉपर्टीज़ यानी खसूसियात, ठीक है, उनमें होने वाले फ़िज़िकल और केमिकल चेंजेस, इसके अलावा वो तमाम लॉज और प्रिंसिपल्स जिसकी वजह से चेंजेस आती हैं। ठीक है, ये सारा मुताला हम किस में करते हैं, केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने इसकी डेफिनेशन में बात की है कि हम कंपोजिशन का मुताला करते हैं। तो कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, कंपोजिशन का मतलब होता है कि परसेंटेज हम देखते हैं एलिमेंट्स की और कंपाउंड्स की। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की परसेंटेज देखी जाती है उसे हम कहते हैं इसकी कंपोजिशन। ठीक है, सेकंड पे हमने बात की थी कि हम स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास दरअसल हम देखते हैं एटम्स की अरेंजमेंट को, कि एटम्स को किस लिहाज से अरेंज किया गया है। ठीक है, और इसमें जो होने वाले फ़िज़िकल और केमिकल चेंजेस हैं ये किस वजह से होते हैं, ये होते हैं कि जब हमारे पास एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या फिर एनर्जी की वहाँ पर क्या होती है, एवोल्यूशन होती है। यहाँ तक तो हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन की बात की है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जी इसकी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, कि केमिस्ट्री की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, इसके लिए हम लोग जो हैं वो सबसे पहली ब्रांच की बात करते हैं, वो हमारे पास है जी फिज़िकल केमिस्ट्री। सबसे पहली हमारे पास कौन सी है जी, फिज़िकल केमिस्ट्री है। ठीक है, फिज़िकल केमिस्ट्री जो है ये हमारे पास ब्रांच किसकी है, केमिस्ट्री की। इसमें हम लोगों ने देखना है कि हम किन किन चीज़ों को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जी बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस एट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल, कि कोई भी सब्सटेंस वो जब एटॉमिक लेवल पे होता है तब उसका क्या बिहेवियर है। ठीक है, या फिर जब वो मॉलिक्यूलर लेवल पे होता है तो तब उसका क्या बिहेवियर है। ठीक है, तो ये बिहेवियर जो है ये हम लोग डिस्कस करते हैं जी फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखते हैं जी कि जितने भी हमारे पास एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका रिएक्शन हम लोग देखते हैं, यानी कि रिएक्शन ऑफ एटम्स एंड
मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स के रिएक्शन को भी हम लोग किस में देखते हैं जी, फिज़िकल केमिस्ट्री में, ठीक है। क्योंकि एटम्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान जब रिएक्शन होता है तो हमारे पास जो है वो ह्यूज मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। ह्यूज वर्ड का मतलब होता है बड़े मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ह्यूज स्ट्रक्चर वाले जो हमारे पास जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है, वो कब बनते हैं कि जब एटम्स और मॉलिक्यूल्स का आपस में रिएक्शन होता है। तो इस चीज़ को भी हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं जी फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं, हम प्रिडिक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है। प्रिडिक्ट यानी अंदाज़ा लगाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन जो मैं अपने जो है वो 10th की केमिस्ट्री के लेक्चर्स में इसकी डिटेल दे चुकी हूँ, ठीक है। कि रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कि रिएक्शन आपका जो है वो कितनी तेज़ी से आगे प्रोसीड हो रहा है, ठीक है। या फिर रिएक्शन अगर आपका स्लो है, आपका रिएक्शन कंप्लीट है या फिर इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो ये हम लोग स्टडी करते हैं जी फिज़िकल केमिस्ट्री में, ठीक है। इसके अलावा जो रेट ऑफ रिएक्शन में होने वाली चेंजेस होती हैं, चेंजेस इन रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रेट ऑफ रिएक्शन में होने वाली तब्दीलियों का मुताला भी हम किस में करते हैं, फिज़िकल केमिस्ट्री में करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि वो कौन सी कंडीशंस हैं टू कैरी आउट रिएक्शन, यानी अपने रिएक्शन को आगे जारी रखने के लिए कौन सी कंडीशंस का होना ज़रूरी है, ठीक है। ये चीज़ भी हम लोग किस में देखते हैं जी, फिज़िकल केमिस्ट्री में देखते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने सबसे पहली जो है वो ब्रांच की बात की है। सबसे पहली ब्रांच हमारे पास कौन सी है जी, फिज़िकल केमिस्ट्री है, जिसमें हम लोगों ने देखा है कि हम बिहेवियर देखते हैं किसी भी सब्सटेंस का एटॉमिक लेवल पे या फिर मॉलिक्यूलर लेवल पे, ठीक है। कि एटॉमिक लेवल पे क्या बिहेवियर होगा और मॉलिक्यूलर लेवल पे भी क्या बिहेवियर होगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पे हम लोगों ने बात की है जी कि हम लोग इसमें देखते हैं कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स के जो रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, जिसके नतीजे में हमारे पास ह्यूज स्ट्रक्चर्स बनती हैं। तो ये रिएक्शन भी हम फिज़िकल केमिस्ट्री में देखे जाते हैं, ठीक है। हम रेट ऑफ रिएक्शन को प्रिडिक्ट करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि उसमें होने वाली चेंजेस कौन कौन सी हैं और ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिससे हम लोग किसी भी रिएक्शंस को कैरी आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों का मुताला हम लोग करते हैं जी फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर। उसके बाद जी हम लोग सेकंड की बात करते हैं। सेकंड हमारे पास है जी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। सेकंड पे हमारे पास कौन सी ब्रांच आती है जी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, तो जी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग देखते हैं कि सिंथेसिस देखी जाती है, यानी बनाने का तरीका, ठीक है। इसके अलावा कंपोजिशन देखते हैं कि किन चीज़ों से मिलके बनी होती है, ठीक है, यानी परसेंटेज के लिहाज से, ठीक है। और इनकी प्रॉपर्टीज़, खसूसियात का मुताला है, ठीक है। और स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, स्ट्रक्चर देखी जाती है, ठीक है। लेकिन ये हम लोग जो हैं वो किन की देखते हैं, एक ऐसे एलिमेंट्स की देखते हैं या कंपाउंड्स की, ठीक है। एलिमेंट्स और ऐसे कंपाउंड्स जिसमें या तो कार्बन लिटिल अमाउंट में हो, बहुत कम अमाउंट में कार्बन हो, ठीक है, या फिर उसमें हमारे पास जो है वो कार्बन मौजूद ना हो, ठीक है। तो ऐसे तमाम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जिसमें कार्बन जो है हमारे पास कम अमाउंट में होता है या फिर कार्बन बिल्कुल भी मौजूद नहीं होता, ठीक है, इनकी हम लोग स्टडी करते हैं कि इनकी सिंथेसिस देखी जाती है कि ये कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, ठीक है। इनकी कंपोजिशन यानी इनकी परसेंटेज देखी जाती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ और इनके स्ट्रक्चर का मुताला हम लोग करते हैं जी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो स्टूडेंट्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन की समझ आ गई होगी कि इसमें हम लोग जितने भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स लेते हैं, इसमें या तो बहुत कम अमाउंट में कार्बन होता है या फिर कार्बन मौजूद ही नहीं होता, ठीक है। इसमें हमारे पास जितने भी मेटल्स हैं वो आ जाते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ठीक है। इसके अलावा नॉन मेटल्स आ जाती हैं, ठीक है, ये भी हमारे पास इनऑर्गेनिक में आएंगी, या इनका जो मिक्सचर होता है, ठीक है।
इसके अलावा जितने भी हमारे पास हैं जी साल्ट्स होते हैं, एसिड्स हो गए, ठीक है, और बेसिस वगैरह, ठीक है, ये तमाम चीज़ें हमारे पास जो हैं वो किस में आएंगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आएंगी, ठीक है। यानी मेटल्स को, नॉन मेटल्स को, साल्ट्स, एसिड्स और बेसिस, ठीक है, इन तमाम का मुतालिया हम लोग कौन सी केमिस्ट्री की ब्रांच में करते हैं जी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो इसकी हम लोग जो हैं वो फर्दर एप्लीकेशंस की बात करते हैं, ठीक है, इसके यूजेस की बात की जाती है कि इसको कहाँ कहाँ हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशंस में हमारे पास जो हैं आ जाती हैं कि फर्टिलाइज़र में, यानी खादें बनाने के लिए भी, ठीक है, फर्टिलाइज़र्स इसमें आ जाती हैं। इसके अलावा मेडिसन के प्रोफेशन में भी, ठीक है, और कैटालिस्ट के तौर पर, कैटालिस्ट होता है कि जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को जो है वो स्पीड अप करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, और पिगमेंट्स के लिए जो ख़ास कलर के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोटिंग्स होती है कि जिसमें जैसे कि अगर हम किसी भी एक मेटल के ऊपर किसी भी दूसरी मेटल की तय चढ़ा देते हैं, उसे हम लोग नाम देते हैं जी कोटिंग्स का, ठीक है। तो कोटिंग्स में भी हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी जिसमें हम लोग जो हैं तमाम ऐसे कंपाउंड जिसमें या तो कम अमाउंट में कार्बन होती है या कार्बन बिल्कुल ही मौजूद नहीं होती, उनकी सिंथेसिस करते हैं, उनकी कंपोजिशन का मुताला किया जाता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनकी स्ट्रक्चर का मुताला किया जाता है, ठीक है। इसमें हमारे पास मेटल्स, नॉन मेटल्स, साल्ट्स, एसिड्स और बेसिस, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। इनके एप्लीकेशंस की बात की जाए तो फर्टिलाइज़र्स में हमारे पास जो हैं इसके एप्लीकेशंस हैं। फर्टिलाइज़र्स के अलावा मेडिसन्स में, ठीक है, कैटलिस्ट में, पिगमेंट्स और कोटिंग्स वगैरह में हमारे पास इसकी एप्लीकेशंस मौजूद हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जी अपनी थर्ड ब्रांच की, ठीक है। थर्ड ब्रांच हमारे पास है जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। थर्ड पे हमारे पास कौन सी ब्रांच आती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इसमें हम लोग बात करते हैं जी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन्स मौजूद होते हैं, ठीक है, साथ हम लिखेंगे एंड इट्स डेरिवेटिव्स, और उनके डेरिवेटिव्स यानी उनसे माखूज शुदा जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स आएंगे, ठीक है, उनका मुताला हम किस में करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। देखिए हमने इनऑर्गेनिक में बात की है कि ये कार्बन के अलावा जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, वो इनऑर्गेनिक में थे, तो कार्बन रिलेटेड कंपाउंड और उनके डेरिवेटिव्स को हम किस में डील करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को हम लोग एक और नाम दे सकते हैं हाइड्रो कार्बन्स, हम लोग इसको दूसरा नाम क्या देते हैं, हाइड्रो कार्बन्स का, जिसमें हाइड्रो वर्ड से हाइड्रोजन और कार्बन्स वर्ड से कार्बन है, ठीक है। लेकिन इनके अलावा यहाँ पे हम वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय, ठीक है। इसके सिंपल साल्ट जो हैं, सिंपल साल्ट इसमें हम लोग स्टडी नहीं करते, ठीक है, यानी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड और इनके डेरिवेटिव्स का मुताला किया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिवाय इनके सिंपल साल्ट के, ठीक है। सिंपल साल्ट में हमारे पास आ जाता है जी कार्बोनेट्स, इसके अलावा आ जाता है बाइकार्बोनेट्स, इनके ऑक्साइड्स आ जाते हैं और कार्बाइड्स आ जाते हैं, ठीक है। यानी जो हमारे पास सिंपल साल्ट हैं, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स एंड कार्बाइड्स, ठीक है। इनके अलावा जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स और उनके डेरिवेटिव्स हैं उनका मुताला हम किस में करते हैं जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। इसमें हम इन तमाम हाइड्रोकार्बन्स की स्ट्रक्चर का भी मुताला करते हैं। इसके अलावा हम इनकी फॉर्मेशन का मुताला करते हैं कि ये बनते हमारे पास कैसे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ यानी इनकी खसूसियात का मुताला किया जाता है, इनकी कंपोजिशन यानी परसेंटेज जो है उसका भी मुताला हम लोग करते हैं,
और इनके जितने भी होने वाले रिएक्शंस हैं उनका मुताला भी हम लोग किस में करते हैं जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। यानी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की स्ट्रक्चर का, इनकी फॉर्मेशन का, इनकी प्रॉपर्टीज़, इनकी कंपोजिशन और इनके रिएक्शंस का मुताला हम लोग किस में करते हैं जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज हमने जो 9th की केमिस्ट्री की न्यू बुक है, ठीक है, उसका फर्स्ट लेक्चर जो है वो स्टार्ट किया है, जिसमें से चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट लिया है, ठीक है। तो इस लेक्चर को अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उनको लाजमी शेयर करें ताकि वो इस वीडियो से जो है फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो इसमें हम लोगों ने जो है फर्स्ट लेक्चर की बात की है कि जिसमें सबसे पहले हमने साइंस की डेफिनेशन की है, ठीक है। साइंस के बाद हमने ब्रांच की बात की है केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री जो है इसमें हमने देखा है कि हम जितने भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं उनकी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ और उनकी केमिकल और फिज़िकल चेंजेस और लॉज का मुताला करते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि कंपोजिशन का क्या मतलब होता है कि इसमें हम परसेंटेज देखते हैं, स्ट्रक्चर यानी कि उसमें हम अरेंजमेंट देखते हैं एटम्स की, ठीक है। फिर हमने केमिस्ट्री की ब्रांचेस की बात की है, जिसमें से हमने आज सबसे पहले पढ़ी फिज़िकल केमिस्ट्री, ठीक है। फिज़िकल केमिस्ट्री की हम लोगों ने बात करने के बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात की है, ठीक है, जिसमें हमने कहा कि हम ऐसे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं जिसमें या तो कार्बन मौजूद ही नहीं होती या फिर बहुत कम अमाउंट में कार्बन होती हैं, ठीक है। इसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स, साल्ट्स, एसिड्स और बेसिस आ जाती हैं, ठीक है। इनकी हमने एप्लीकेशंस की बात की है। और थर्ड जो हम लोगों ने आज के लेक्चर में बात की है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन रिलेटेड कंपाउंड्स और उनके डेरिवेटिव्स का मुताला किया जाता है, ठीक है, लेकिन इसमें इनके सिंपल साल्ट जो है वो मौजूद नहीं होते, ठीक है। यानी सिंपल साल्ट का मुताला हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं करते, उसमें हमारे पास कार्बोनेट्स आ जाते हैं जी, बाइकार्बोनेट्स आ जाते हैं, ऑक्साइड्स और कार्बाइड्स, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर जो है वो इख्तिताम पज़ीर होता है। कल को इंशाल्लाह हम हाज़िर होंगे नए लेक्चर के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।